अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त कुदरती आफात की जद में है। आसमान से बरसती बारिशें और पहाड़ों से उतरते पानी के रैले हमारे शहरों और देहातों को डुबो रहे हैं। ये महज बारिश नहीं, ये एक कड़ा इम्तिहान है। सवाल ये है कि क्या हम हर साल यही मंजर देखते मजबूर हो जाएंगे? क्या हमने कभी संजीदगी से सोचा है कि सैलाब सिर्फ पानी का रैला नहीं, बल्कि हमारे इंतजामी ढांचे की कमजोरियों और हुकूमती गफलत का अकास भी है। मुल्क भर में इस वक्त शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद बेशतर हिस्सों में जिंदगी मफलूज हो चुकी है। मेयर कराची खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि अगर समंदर की सतह मजीद बुलंद हुई और बारिश तेज़ हुई तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। पंजाब की बात करें तो दरिया चनाब और सतलुज के किनारे जो बसते हज़ारों लोग हैं वो बेयारो मददगार हैं। मुजफ्फरगढ़ में सैकड़ों देहात डूब गए हैं। कसूर में ज़रई ज़मीनें और कीमती फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसान जो पहले ही महंगाई और मौशी बहरान का शिकार हैं, अब अपने खेत खलियान पानी में डूबते देख रहे हैं। क्या इनकी मेहनत का मुआवजा इन्हें कभी मिल सकेगा? नाज़रीन, सैलाब का इख्तियार यकीनन किसी इंसान के पास तो नहीं है, ये कुदरती अमर है, लेकिन नुकसानात कम करना हमारे बस में है, बंद बांधना हमारे बस में है। निकासी आपके निज़ाम को बेहतर बनाना, बर वक्त जो इंतबाही निज़ाम है उसे कायम करना, ये सब हमारे हाथ में है। मगर सवाल ये है कि क्या हमने सबक सीखा है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए अपने पैनल का तारुफ आपसे करा दें और डिस्कशन का आगाज़ कर लेते हैं। आज के डिस्कशन के लिए आदिल निज़ामी साहब, एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। आमिर खाकवानी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट मुनीर अहमद साहब भी हमारे साथ होंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर आसिफ जावेद, ये भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। सीनियर कंसल्टेंट है वर्ल्ड बैंक, HOD अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, हज़ारा यूनिवर्सिटी, और क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं। ये आगाज़ कर लेते हैं और सबसे पहले मैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से मुनीर अहमद साहब का रुख करना चाहूँगी और उनसे मैं जानना चाहूँगी। मुनीर साहब, हमने देखा है कि KP हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, इवन आप पंजाब की सूरत हाल, इस तरह की जो मॉनसून और उसके बाद की सूरत हाल है, इतना लंबा मॉनसून का स्पेल, ये शिद्दत, ये बारिशें, ये सैलाब, अब से पहले हमने ये नहीं देखा था। सर, क्या वजूहात हैं इसकी? देखें, एक तो जो क्लाइमेट फिनोमिना है वो तो सबके सामने है और बहुत सालों से ये कहा जा रहा कि भाई ये जो क्लाइमेट इम्पैक्ट है ये बहुत ज़्यादा सूरत हाल जो है वो ख़राब हो जाएगी और अकॉर्डिंगली प्रीएम्प्टिव मेजर्स जो हैं वो लिए जाने चाहिए। 2010 के सैलाब जो आए तो तब भी इसके ऊपर काफ़ी सारी बात हुई, लेकिन कुछ वक्त बात करने के बाद फिर हम हाइबरनेशन में चले गए और फिर हमने इसके ऊपर कभी उस तरह से बात नहीं की जब तक कि बहुत ज़्यादा सैलाब नहीं आए 2022 के अंदर। और जब ऐसी सूरत हाल हुई तब फिर एक दफ़ा यही डिबेट शुरू हुई कि हमें कौन कौन से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और इन मसाइल से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और अब फिर हम वो उसी चीज़ की बात करें। आपने अपने इंट्रो में कहा कि हमने क्या सबक सीखा। अब मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि हमने कोई सबक नहीं सीखा। हमने जैसे हमारी तारीख़ ये बताती है कि 1953-1956 में जब सैलाब वगैरह आए, तो इसका मतलब ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन जो दिन ब दिन सैलाब की जो शिद्दत बढ़ती जाती है, मानसून की शिद्दत बढ़ती जाती है, हमने कभी भी उस तरह से जो हमें प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेने चाहिए थे वो हमने नहीं लिए। अब एक सबसे, ये तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं और कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला भी काम नहीं है कि हैज़र्ड मैपिंग हो जाती पाकिस्तान के अंदर और पता चल जाता है कि कौन कौन सी आसान लफ्ज़ों में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हैज़र्ड मैपिंग है क्या, लेकिन आदिल निज़ामी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आदिल निज़ामी साहब, पंजाब में अभी सूरत हाल बेहतर हुई नहीं है और सिंध भी अब मुतासर होने चला है। एक बड़ा सैलाबी रैला सिंध पहुँच चुका है और इससे पहले हमने देखा था कि मेयर साहब भी ये बात कर रहे थे और मुराद सईद साहब भी बात कर रहे थे, सईद गनी साहब भी बात कर रहे थे कि यहाँ पर सूरत हाल वर्स्ट हो सकती है और कल बहुत ज़्यादा बारिशें भी हो सकती हैं। पंजाब की सूरत हाल, फिर सिंध की सूरत हाल जो बिगड़ने वाली है, आपको लगता है कि अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ को समझें और जानें, हम इसके लिए तैयार हैं? देखिए, ज़मीनी हक़ाइक़ तो आप समझने की बात करेंगे, डेफिनेटली सिंध गवर्नमेंट को तो खासा टाइम मिल गया, बल्कि पंजाब भी, साउथ पंजाब की अगर बात कर लें, वहाँ भी खासा टाइम मिला। जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो हुकूमतें थी कि वो मैनेज कर सकती, लेकिन पानी खासा ज़्यादा था, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं था। इसको मैनेज किया जा सकता था। मैनेज ये नहीं है कि अभी जब पानी आ रहा था तब अभी हमने इसको मैनेज करना था।
जब हम रावी की जो आबी गुजरगाह है वहाँ पे इंक्रोचमेंट करेंगे, जब हम दरिया झेलम की जो आबी गुजरगाह है वहाँ पे इंक्रोचमेंट करेंगे, जब हम चनाब के अंदर इंक्रोचमेंट करेंगे, एग्री लैंड लोग की मलकियती लैंड्स भी हैं, लोग वहाँ पर पक्की इमारतें बना लेंगे, तो पानी में तो कुछ ना कुछ सालों बाद वहाँ आना ही आना है। अगर आप अदाद शुमार देखें तो 70s में जो सैलाब आए हैं, 90s में जो सैलाब आए हैं, उसमें इससे ज्यादा पानी था और यही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था। आप अगर बराजों की बात कर लें, तरीमो 1932 में बनता है, हेड पायलट 1932 में बनता है, दीगर जो सखर बराज है वो भी इसी टाइम पीरियड के अंदर अंग्रेज दौरे हुकूमत के अंदर जो उनकी कंस्ट्रक्शन की जाती है, तो बासानी वहाँ पर पानी आता था, पानी गुजर जाता था। तो मसला क्या है? मसला यहाँ पर दरपेश ये आता है कि जब हम शहरों को एक्सपैंड कर रहे हैं, बेहंगम एक्सपेंशन हो रही है, हम आबी गुजरगाहों के अंदर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, तो ये पैटर्न हमें शुमाली इलाका जात से जो होटल्स और मोटल्स बनते हैं वहाँ भी नजर आता है और जो मैदानी इलाकों में दरिया है वहाँ भी नजर आता है। तो हमें इसको सीरियस लेना होगा। इसका हल एक है, पानी बल्कि कम है, पहले ज्यादा आता था गुजर जाता था, तो अब इसको सीरियस क्यों लेना होगा कि एक बड़ी प्लानिंग की हमें जरूरत है। अगर हमें हर 5-10 साल बाद किसी डिजास्टर से बचना है, वरना तो डिजास्टर आता रहेगा। और माजी में एक यहाँ पे ये भी माइंडसेट रहता था कि डिजास्टर आते हैं, बाहर से इमदादें भी आती थी, लेकिन अभी इमदाद भी कितनी आई है आपने देख लिया कि 2-3 जहाज अमेरिका से आए हैं, कुछ आज 5-7 ट्रक जो है वो सऊदी से दिए हैं। तो दुनिया भी अब आपकी इन चीज़ों को बाय करने को तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल से सीरियस होकर हमें खुद से एज ए नेशन इस टाइम सोचने की जरूरत है। एक कंस्ट्रक्टिव, एक देरपा, एक जो मुस्तकिल पॉलिसी है वो बनाने की जरूरत है। और ये अकेला वफाक मुस्तकिल पॉलिसी बनाने की जरूरत है और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की भी जरूरत है। डॉक्टर आसिफ साहब, हमने बात की क्लाइमेट इम्पैक्ट की। क्लाइमेट इम्पैक्ट हम जो देख रहे हैं, कोई भी पाकिस्तान का जो सूबा है वो क्लाइमेट चेंज से बच नहीं सका। मॉनसून ने इस दफ़ा हर सूबे को मुतासर किया है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुतासर है। आपको क्या लगता है जो शिद्दत केपी साइड पे हमें नज़र आई, गिलगित बल्तिस्तान, फिर पंजाब, क्या यही शिद्दत हमें सिंध साइड पे भी नज़र आएगी? देखिए, इसमें देखें, जो इम्पोर्टेंट बात है, जिस तरह आपने कहा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, तो डेफिनेटली नज़र भी आया है। और साइंटिस्ट ने, जैसा मुनीर साहब ने कहा कि कोई नई बात नहीं है, साइंटिस्ट ने लॉन्ग एगो प्रेडिक्शन की थी कि भाई, और पर्टिकुलरली हमारा जो रीजन है ये ज़्यादा वर्नरेबल है। अच्छा, आपने कहा कि जो मतलब एक तरह का इम्पैक्ट, देखें हिली एरिया में डिफरेंट किस्म का थोड़ा इम्पैक्ट आता है और ग्राउंड एरिया में डिफरेंट। थोड़ा सा मुझे इसको एक्सप्लेन करने दें। जी जी। हिली एरियाज में क्या होता है कि हमारे वहाँ पर एक तो बे ऑफ बंगाल से जो विंड्स आती हैं, जिसको मानसून क्यों कहते हैं, फिर इस मरतबा वेस्टर्ली के साथ कंबाइन हो गई, और फिर जब पहाड़ हवा के रास्ते में आते हैं तो वो और लिफ्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरेग्राफिक लिफ्टिंग। तो उसकी वजह से और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से मैसिव अमाउंट ऑफ वेपर एयर में गए हैं, जिससे मैसिव रेनफॉल हुई है, और या आप कह लें कि क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, मोर देन 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। और फिर उससे देखें, जो उसकी टोपोग्राफी को अगर आप हिली एरियाज के देखें तो वो स्टीप होती है, और स्टीप ग्रेडियंट उसका स्टीप होता है, जिसमें वाटर की इरोसिव वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो आप देखें वहाँ पर तबाही का स्किल डिफरेंट था। वहाँ पर वो बड़े बड़े बाउल्डर्स, बड़े बड़े जो घर हैं, होटल्स हैं, बहा के ले आया और बड़ी डिस्ट्रक्शन की, और लाइफ का लॉस ज्यादा हुआ ऊपर। अच्छा, नीचे आप चले जाएं, मतलब मिसाल पंजाब की एरिया में या सिंध पे, तो वहाँ पर चूंकि टेरेन थोड़ा फ्लैट है, तो वहाँ पर वाटर की इरोसिव वेलोसिटी शायद इतनी नहीं थी, वाटर ने स्प्रेड आउट किया, और उससे शायद मेरे ख्याल से जो इकोनॉमिक लॉस है वो ज़्यादा हुआ, जानों का नुकसान कंपैरेटिवली कम हुआ। लेकिन अल्टीमेटली हल क्या, अल्टीमेटली क्या है, क्या नुकसान पूरे पाकिस्तान में है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि क्या हमें नहीं पता था कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? यस, वी न्यू इट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। तो हाउ प्रिपेयर्ड वी वर फॉर दीज थिंग्स, जब हमें बार बार कहा जा रहा है कि भाई हमने अपने आप को अडेप्ट करना है, और मतलब डेफिनेटली जो वेस्टर्न कंट्रीज के पार्ट में जो उनका शेयर है, उन्होंने अपना रोल ऐसे अदा नहीं किया इस क्राइसिस को मैनेज करने में, क्लाइमेट चेंज के क्राइसिस को मैनेज करने में। रीसेंट फ्लड की बात नहीं कर रहा। आप देखें क्योटो प्रोटोकॉल में जाएं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हमें पता तो था, लेकिन फिर भी हम किसी डाउट में रहे कि शायद ऐसा नहीं होगा। खाकवानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। खाकवानी साहब, अगर हम बात करें पंजाब की, पंजाब में जो सूरत हाल हमने देखी, चलें इसको हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, हम डाउट में रहे कि यहाँ पे इतनी वर्स कंडीशन नहीं होगी, सूरत हाल ऐसी नहीं होगी, लेकिन अभी तक पंजाब की अगर हम बात करें तो आज भी जो तूफानी बारिशें हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो इससे पहले हमने नहीं देखी थी। लेकिन सिंध की अगर हम बात करें कंपैरेटिवली, तो सिंध के पास आप कोई डाउट्स या कुछ सोच समझ, मतलब ये बात नहीं वो कर सकते कि हमें पता नहीं था। उन्होंने देखा कि पंजाब की क्या सूरत हाल थी, काफ़ी दिन यहाँ पंजाब में ये सैलाब रहा, अभी भी दरियाओं में जो सूरत हाल है वो उनके सामने है। इस सब को देख के आपको लगता है कि अब ये जो रैला सिंध की तरफ जा रहा है, सिंध इसके लिए प्रिपेयर्ड है, और अगर नहीं प्रिपेयर्ड होता तो क्या वजूहात
दूंगी, नाहिरी कहेंगे हम इन्हें? देखिए, आपने ठीक कहा, होना तो यही चाहिए, उनको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और वैसे उनके बाद वजीरों शकील मेमन वगैरह ने दावे तो उन्होंने ऐसे किए हैं कि हम तैयार हैं इसके लिए। और अब देखें, अब अगले 2-3 दिनों में मतलब चीजें ज़ाहिर बढ़ रही हैं, लेकिन ये जो सब बारिशें हो रही है ना, ये बहरहाल एक सैलाबी रेलों के साथ साथ अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा पैदा हो गया है ना। मतलब कराची में भी इम्कानात हो रहे हैं, और आज लाहौर में बहुत बारिश हुई है। अब मुझे इससे अंदाजा नहीं कि बाहर क्या पोजीशन है, लेकिन बहुत शदीद बारिश हुई है और बड़ी देर तक हुई, अभी भी बात जगहों पे हो रही है। तो ये जो एक नई खौफनाक सूरत हाल है, सिंध हुकूमत देखें, सिंध हुकूमत के पास एक अच्छा मौका है कि इस वक्त वो परफॉर्म करें, और उनके पास टाइम भी मिल गया उनको, और वो सिंध में मादी में भी आते रहे हैं। देखिए, पंजाब में तो ये हुआ है ना कि खासतौर पे चनाब, अब रावी और सतलुज तो बिल्कुल ही एक सरप्राइज हुआ है ना। रावी में देखे ना 1988 में आया, तो यानी कि 37 साल बाद पानी आया। अब 37 साल तो एक बहुत बड़ा पीरियड है ना। ये तो एक वाकईतन एक बहरहाल ठीक है, हम समझते हैं एज ए नेशन हमें तैयार रहना चाहिए। 70 साल बाद भी कोई वाकया हो तो हम वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। यानी एक नेशनल लेवल पे तो ये पॉलिसी होनी चाहिए ना। लेकिन बहरहाल 30-35 साल बाद चीज होती है तो वो एक गैर मामूली बात है। लेकिन सिंध में, दरिया सिंध में सैलाब तो आते रहे हैं ना, पिछले चंद सालों में जो ज्यादा तबाहकुन आए सिंध में है। तो यहाँ पे चनाब में तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना ज्यादा, और रावी और सतलुज का तो बिल्कुल ही गुमान में भी किसी को नहीं था। तो पंजाब में सरप्राइज है। सिंध को अब ज्यादा बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। अगर ना कर पाए तो फिर ज़ाहिर उनकी गवर्नेंस की, सिंध हुकूमत की गवर्नेंस से बहुत तनकीद होती है, और एक तासुर है कि इनकी गवर्नेंस बहुत बुरी है। खासतौर पे हमारा जो नेशनल मीडिया है या सोशल मीडिया है, उसपे बहुत सी बातें आती है। तो सिंध हुकूमत के पास मौका है कि वो अच्छा परफॉर्म करे और उन तमाम इल्जामात को गलत साबित करे। करते हैं कि अल्लाह खैर करे, वहाँ पे इतनी तबाही ना हो। लेकिन क्योंकि एक चीज़ वो है जो हमारे सामने जो होनी है, तो ये भी हम उम्मीद करते हैं कि सिंध इसके लिए प्रिपेयर्ड होगा, और जितने वो वादे दावे बातें कर रहे हैं हमें ऑन ग्राउंड नज़र भी आएगा। आसिफ साहब, आपका रुख करूँगी, लेकिन मुनीर अहमद साहब, आपसे जानना चाहूँगी, हैज़र्ड मैपिंग की आप बात कर रहे थे, आसान लफ्ज़ों में बताइएगा कि ये हैज़र्ड मैपिंग है क्या, और ये कब होनी चाहिए, क्या तरीक़ाकार है इसका? देखें, हैज़र्ड मैपिंग का मतलब आसान लफ्ज़ों में ये होता है कि जहाँ जहाँ पे ज़्यादा चीज़ों का ख़तरा हो और उसके मुतासिर होने का ख़तरा हो, तो उसको आप एक जो पुराना आपका जो डाटा होता है उसके पैटर्न की बुनियाद के ऊपर, या जो आपके पास जो नया डाटा आ रहा होता है, आप उसकी बुनियाद के ऊपर ये देखते हैं कि यार ये इलाके जो हैं यहाँ पर बारिशें ज़्यादा होने का ख़तरा है, और अगर ये बारिशें होंगी तो उनकी वजह से कौन कौन से नुकसानात होने का अंदेशा है, और उसके मुताबिक आप अपने प्रीएम्प्टिव मेजर या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं। पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम नहीं, और हम हमेशा दूसरे के डाटा के ऊपर बैठे रहते हैं कि कब वो हमारे साथ अपना कोई डाटा शेयर करेगा। हालांकि ये हमें खुद ब खुद जो है इसको हमें रिव्यू भी करते रहना चाहिए। हालांकि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ काम करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसरा से पूरा साल भर उसरा से काम होता हुआ हमें नजर नहीं आता। मुनीर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने बात की कि हमारी रिसर्च उस तरह से नहीं होती है, हम प्रॉपर तरीके से हम रिसर्च नहीं कर पाते। ये बड़े अफसोस की बात है, चाहे वो मरदमशुमारी हो या चाहे कोई और हम काम करना चाहें। सर, ये क्या वजह है कि हम रिसर्च के मामले में इतने हम जो हैं वो बिल्कुल नाकाम नजर आते हैं? देखें, बुनियादी बात यह कि हमारे पास इदारे भी मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उस तरह से विल नज़र नहीं आती। हम कहते हैं चलें अभी आया ये वक्त और ये गुजर जाएगा, और उसके बाद फिर आप हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो अगर आप सारा वक्त जो है, पूरा साल जो है, इसके ऊपर अगर काम करते रहेंगे और थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे, तो मेरा ख्याल है इस तरह की। और दूसरा जो सबसे अहम मसला हमारे यहाँ मिस मैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस का है। जैसे अभी हमारे दोस्त ने बात की, आदिल साहब ने, कि जैसे इंक्रोचमेंट्स हैं, इंक्रोचमेंट्स को मिस मैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस की आपने बात की। आदिल निजामी साहब, मैं यही बात करना चाहूँगी और इसी को कंटिन्यू करना चाहूँगी। बड़ी अच्छी बात की है मुनीर साहब ने, वो ये है कि मानसून सीज़न आया, सैलाबी सूरत हाल है, ये वक्त जब गुजर जाएगा तो हम इसको बिल्कुल भूल जाएंगे। ये हमारी बैड गवर्नेंस है, या ये इसको हम अपनी बेहिसी कहें, या इसको हम ये कहें कि हमने आवाम की फलाह बहबूद को अपनी प्रायोरिटी नहीं समझा हुआ हुकूमत ने?
देखिए, बैड गवर्नेंस और गैर संजीदगी एक बड़ा मसला है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है हमारे यहाँ। एक प्राइम मिनिस्टर एक सीएम 2008 में लाहौर में एक प्रोजेक्ट शुरू करने का इरादा रखते हैं फ्रांसीसी कंपनी से। उसकी बहुत सारी जो है कह लें कि मास्टर प्लान वगैरह पूछा जाता है तो बताते हैं कि वाइबल ही नहीं बनाएगी, बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। फिर एक और अगली गवर्नमेंट आती है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ के कहते हैं कि एक नाला है, इधर तो पानी आना नहीं है, इसको खत्म कर देते हैं और यहाँ पे एक नया शहर बसाते हैं। कहाँ क्या प्लान और किस तरह वहाँ पे नुकसान हुआ वो आपने देखा। वो ये एक एग्जाम्पल है। आपको पूरे पाकिस्तान में जगह जगह इस तरह की एग्जाम्पल्स नजर आएंगी। हमारे यहाँ इस टाइम जो है टेक्नोलॉजी भी है, मैन फोर्स भी है। ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें नहीं है। हमें मालूम नहीं था कि इतना पानी आना है, या हमें मालूम था कि इस मानसून सीजन में इतनी बारिश होगी। आप तो अगले साल का फिगर दे रहे हैं कि 22% ज्यादा बारिशें होगी। अभी आपने बता दिया, लेकिन बरीजुमा हो जाएंगे। शायद ये 4 दिन बाद डिजास्टर खत्म होगा, पानी का लेवल नीचे आएगा। लोगों ने अपनी जो रिहेबिलिटेशन है वो अपने से ही करनी है। मैंने साउथ पंजाब पूरा फिर कर देख लिया। मैंने आप पर पंजाब, गुजरावाला, वजीराबाद सारे इलाके देखे। लोगों की खासी तबाही है। वो जो रिहेबिलिटेशन उन्होंने खुद करनी है। हुकूमतें फिलहाल वो जो कह लें कि अभी खाना पीना और 4 जगहों पे कैंप लगा के एक बड़ा चैलेंज तो अभी शुरू होगा। लोगों ने अपने आप को खुद बिल्कुल लोगों ने खुद से अपने आप को बिल्ड करना है। तो शायद हम भूल जाएंगे, फिर अगले साल हम इसको डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि हमारे एनडीएम ने बताया था कि साल 2026 से ज्यादा बारिशें होनी थी। इस पूरे एक साल में या अगले साल जो आपने वेट करना है 8-9 माह बाद दोबारा जब सीजन शुरू होना है, तो उसके लिए आपने तैयारी क्या कर रखी है, ये आप बताएं ना कौम को, ये लोगों को ये बताएं। तो मेरे ख्याल से उस पर काम नहीं होगा। तो इस्तात भी है और मालूमात भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन फुकदान जो है वो कम हो थोड़ा सा सीरियसनेस का है कि हुकूमतों को उस तरह तोजह हुकूमतें नहीं देती जिस तरह डिफरेंट लोग के प्रेशर ग्रुप्स हैं। जब हम सवाल किए तो पता चलता है कि फलाना होटल, फलाना मोटर, वफाकी गुजरा बता रहे हैं कि बासर शख्सियात का है, कि फलानी हाउसिंग सोसाइटी बासर शख्सियत की है। बासर शख्सियात कार्टल्स, प्रेशर से आपको बाहर निकलना होगा, फिर आप इस तरह के बड़े डिजास्टर से आप काबू पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर आसिफ साहब, आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे जो पंजाब के दरियाओं की सूरत हाल है वो भी अभी तक संभली नहीं है। फिर हम सिंध की अगर बात करें तो कराची में समंदर भी है। तो जो चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, क्या वो भी पानियों पर असरअंदाज होती है और उससे भी कोई इस पे इफेक्ट होगा? देखिए, उस पर तो मैं डायरेक्टली भी कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो मेन आपने कहा है कि जो दरियाओं की सिचुएशन है सिंध के लिए पर्टिकुलरली, पहले मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ। जी जी। देखिए, सिंध बिल्कुल आखिरी हिस्सा है समंदर से पहले। जो पूरा जितना भी पानी है, जितने दरियाओं का पानी है, वो सारा कन्वर्ज होकर अल्टीमेटली सिंध में जाता है, जो कि बेस लेवल है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहां पर जो इश्यूज होते हैं, 4-6 महीने तक पानी खड़ा होता है ड्यू टू द पुअर ड्रेनेज, और उसकी वेलोसिटी कम होती है। और सेकेंडरी हेल्थ हैजर्ड बहुत ज़्यादा कॉज करता है। मिसाल के तौर वहाँ पर वाटर बॉर्न डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा होता। तो ये तमाम चीज़ें हैं सिंध के हवाले से बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि सिंध फेस करता है। और सिंध सिर्फ इस कंडीशन में नहीं, पानी की कंडीशन में नहीं, इवन ड्राउट कंडीशन में सिंध का बड़ा बुरा हाल होता है, क्योंकि आखिर में आता है तो पीछे से जो पानी आ रहा होता है वो ज़्यादातर रोक लिया जाता है, या मतलब है उसको प्रायोरिटी दे दी जाती है। बार हमारे पास तो डैम नहीं जितना पानी हम रोक सकें, लेकिन बहरहाल ये तो सिंध के लिए पर्टिकुलरली ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, वहाँ पर एक और बड़ा इशू उनको फेस करना पड़ता है ड्राउट सीजन में पर्टिकुलरली, क्योंकि पानी का जो रिक्वायर्ड फ्लो है वो समंदर में नहीं जाता। मतलब जो हमारे बेसिकली जो स्टडीज हैं वो ये शो करती है कि 10 मिलियन एकड़ फीट का पानी सिंध में जाना चाहिए। सही। तो उसके नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि जो आपका समंदर का पानी है वो ग्राउंड वाटर में इंक्लूड करता है, वो सैलाइन वाटर होता है, बेसिकली हाई डेंसिटी वाटर होता है। और फिर वहाँ पर है ओवर पंपिंग, लोग पंपिंग करते हैं, वहाँ से इरिगेशन भी करते हैं उसको, तो उसमें जो स्पेस बनती है उसमें समंदर का पानी आ जाता है। तो वो मतलब ये एक बहुत बड़ा एक कंसर्न है कि फ्यूचर में सिंध का क्या सिचुएशन होगी। लोग शायद पीने के पानी के लिए भी अल्लाह ना करे तरस जाएं, जो ये कंडीशन, क्योंकि हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजी हम ले आएंगे जो कि उस वाटर को डीसेल करे और वो ना करें। जब ये तमाम इश्यूज कंबाइंड है, कलेक्टिव है, लेकिन मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको अगर लेकर जाऊं, जो जब यूएस ने क्योटो प्रोटोकॉल साइन नहीं किया 1977 में, आज दिन तक उसने पेरिस अकॉर्ड नहीं किया। बाइडेन की गवर्नमेंट में वो पेरिस अकॉर्ड को अपने लेकर आया यूएस को वापस। तो वो क्या था कि ग्रीन हाउस गैसेस की रिडक्शन थी और यूएस सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था। आप खुद सोचें, वहां पर जब अच्छा डिसीजन नहीं लिया गया तो उसके जो नुकसान है अभी हम लोग भुगत रहे हैं। तो ये टेक्निकली एडवांस कंट्री की जिम्मेदारी है कि हम हमारी इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्लियरली सपोर्ट करें। हमारी जियोग्राफी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड्स, तमाम चीजें उनसे कई लोग उनके साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। वी आर एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास जो है ग्लेशियर्स का बहुत बड़ा जखीरा है इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन वाटर, जो कि पोलर के बाद सबसे ज्यादा जखीरा है।
ठीक है, और जिसमें तकरीबन ठीक है, वो तमाम रिसोर्सेज जिनको हम कह रहे हैं कि हमारे लिए इस वक्त जहमत बने हुए हैं, अगर हम थोड़ी सी एफर्ट करें तो हम उसको अपने लिए रहमत भी बना सकते हैं। खाकानी साहब, एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि जो सियासी जमातें जो साहिब इक़्तिदार आती हैं वो बहुत से प्रोजेक्ट्स तो स्टार्ट करती हैं, लेकिन जैसे ही उनकी हुकूमत ख़त्म होती है दूसरी हुकूमत अब आती है, वो आवाम का नहीं सोचती, वो उन प्रोजेक्ट्स को जो पिछले उन्होंने शुरू किए होते हैं उन्हें वहीं पर बंद कर देती है। तो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स नहीं होता, तसलसल नहीं रहता। क्या आपको लगता है कि ये भी वजह है कि बहुत से ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो किसी भी हुकूमत के सर जा सकते हैं वो बंद हो जाते हैं और मसला वहीं का वहीं रहता है? ये फैक्टर है, बिल्कुल फैक्टर है। बल्कि हमने तो देखा है कि जो बाद अच्छे अदारे, मतलब हमने यहाँ लाहौर में, पंजाब में देखा है कि रेस्क्यू 1112 यहाँ पे चौधरी परवेज़ अली साहब के दौर में शुरू हुआ था, तो बाद में शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो इतनी ज्यादा उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली उसके लिए, करते फिर बाद में ऐसे एडजस्ट हो गई चीजें, लेकिन शुरू में लगता है कि शायद उनको लगता है क्रेडिट उन्हीं को जाएगा। इससे एक तरीका ये है कि मुल्क के जो नेशनल इंटरेस्ट की जो पॉलिसियां हों उससे मेरा ख्याल है हुकूमत और अपोजिशन दोनों को ऑन बोर्ड लेकर पॉलिसी बनानी चाहिए। मतलब डैम्स का अभी साबिक हुकूमत जो रही है इमरान खान की हुकूमत, उसमें डैम्स के वाले से अच्छी पेशरफ्त हुई। बमन का डैम भी शुरू हुआ वहाँ पे, बादशाह की और दासू डैम की भी स्पीड तेज हुई, लेकिन अब पिछले सालों में थोड़ी सी स्लो हुई है। यानी या फंड्स की ज़ाहिर पैसों के भी मसाइल रहे होंगे या कुछ और फैक्टर्स भी हैं। बाज़ लोग हमारे यहाँ ये भी कहते हैं कि जो थर्मल ये जो माफियाज हैं पूरे बिजली की, महंगी बिजली, चूंकि वहाँ से बहुत सस्ती हाइडल बिजली मिलेगी, खासतौर पे बादशाह के बाद हमारे पास बूंजी डैम की भी ऑप्शन है। बूंजी में तो कोई 7000 मेगावाट बनती है, रन ऑफ रिवर डैम बनेगा। ये जो तमाम चैलेंजेस हैं जो मानसून के बाद, जो बारिशों के बाद, जो सैलाब के बाद हमने फेस करने हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मोदी ने मशरकी पंजाब को भी डुबो दिया है और भारतीय सिख किसान हैं वो भी इस वक्त खास से परेशान नजर आ रहे हैं। क्या वजूहात है, जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम भारत को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे थे कि पाकिस्तान में उसने आबी जारहियत की है और पानी छोड़ दिया है, लेकिन आदिल निज़ामी साहब, भारतीय पंजाब की सूरत हाल भी आपके सामने है। मोदी सरकार ने भारतीय पंजाब भी डुबो दिया है, वहाँ पे अवाम परेशान है, किसान सरापा एहतजाज हैं। क्या टेक अवे है आपका इस पर? देखिए, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहाँ पर जो बताया जा रहा है कि 432% माजी की निस्बत ज़्यादा बारिशें हुई है वहाँ पर। तो जो लॉसेज हैं वो हमें इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भी देखने को मिल रहे हैं, इंडियन जो पंजाब है वहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं, इंडियन साइड पे भी खासा लॉस जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो बारिशें जो गैर मामूली बारिशें हैं, उनके जो डैम्स उन्होंने बना रखे हैं वो बिल्कुल ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने पानी छोड़ा। लेकिन सतलुज का जो मामला है, एक तो डेटा शेयरिंग बर वक्त नहीं की गई पाकिस्तान के साथ और अचानक से पानी को छोड़ा गया, जिसकी वजह से उनके अपने यहाँ भी लॉस हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में लॉस ज़्यादा हुआ। वहाँ आबादियाँ कम थी और पानी पूरी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हो गया और पाकिस्तान में लॉस ज़्यादा हुआ। अभी भी जिस तरह आदाद शुमार आ रहे हैं कि पिछले कोई 10-15 दिन से सतलुज के अंदर जो पानी वाटर लेवल है वो 3.5 लाख क्यूसिक तकरीबन उसका फ्लो जो है वो जारी है। इसी फ्रीक्वेंसी से पानी आ रहा है, उसकी शिद्दत में कमी नहीं आ रही। आज भी हमें देखा कि जो इंडियन हाई कमीशन है उसने दोबारा भी पाकिस्तानी हुकाम से आज दफ्तर खारजा से रब्ता किया है। बताया गया है कि हम मजीद भी पानी छोड़ रहे हैं, उसका इरादा रखते हैं। मतलब आप एक दिन पहले बताते हैं और अगले दिन आप पानी जो है पाकिस्तान को छोड़ देते हैं। तो जो डाटा शेयरिंग है उसने इस बार हमें खासा मुतासर किया है। बाकी ऑन द अदर साइड देखें, हमने अपने यहाँ जो चीज़ें हैं हमने खुद से मैनेज करनी है। हमने अब जो हमारे जिस तरह हमारे जो 3 दरिया हैं, खसूस चनाब है, रावी है और सतलुज है, इन पे डैम आप पाकिस्तानी इलाकों में बना नहीं सकते। चिन्योट के पास सिर्फ एक आपका एरिया बनता है जहाँ पे आप सामूहिक छोटा डैम दरियाए जो चनाब है उस पर बना सकते हैं। बाकी आपने ये पानी गुजारना है, गुजारने का सिर्फ आपके पास एक ही तरीका है, वो ये है कि इंक्रोचमेंट आप खत्म करते हैं। जैसे ये इंक्रोचमेंट खत्म होगी बआसानी पानी अपनी जो उसकी आबी गुजरगाह है उसे वो गुजर जाएगा, ना इस तरह का डिजास्टर होगा ना नुकसान होगा। अभी जितना नुकसान है, जो लॉसेज है, यकीन करें अल्फाजों में बयान नहीं हो सकते। मैंने अपनी आंखों से वो सारे के सारे लॉसेज, मैंने पूरे जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज है कई प्रोग्राम्स किए हैं, वहाँ जाके लोगों से बात की है, बहुत लॉस हो गया लोगों का। उनके पूरे साल भर का अनाज जो उन्होंने घर में रखा था वो बह गया पानी के अंदर, उनके माल मवेशी बह गए, उनकी फसलें बह गई। और ये बिल्कुल बेयारो मददगार है, अब उनके पास कुछ भी नहीं है और वो खासे परेशान है। इंक्रोचमेंट, तजावुजात को ख़त्म करने की आप बात करें, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम उन निजी सोसाइटीज़ की बात करें जहाँ पे ये पानी आया है और वो पानी के रास्ते में है, तो उन लोगों की भी हम बात ज़रूर करना चाहेंगे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी बेच कर वहाँ पर वो जगह बनाई है। तो अब बड़ा मुश्किल है ये सारे मामला को देखना। खैर, हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। मुनीर अहमद साहब, आपसे जानना ये चाहूँगी कि अगर भारत की तरफ से आबी जारहियत ना होती, भारत की तरफ से पानी ना छोड़ा जाता, तो क्या हमारा वाटर जो स्टोरेज सिस्टम है वो इतना था कि वहाँ से पानी ना आता तो हम मॉनसून का पानी और बारिशों का पानी हम स्टोर कर सकते और हालात इतने वर्स्ट ना होते?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास कोई इतने रिजर्वायर्स हैं। हमारे भी यहाँ ना अगर कोई एक हुकूमत कोई अच्छा काम करना चाहती है तो पूरी अपोजिशन और ख़ास तौर पे कॉम प्रेस जो हैं वो अपने बेजा सिर्फ अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए कोई ऐसे नारे ले आते हैं जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का जो एक खलफशार जो है उसकी फ़िज़ा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर वैसे भी नॉर्मली भी हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि या इतने डैम्स नहीं हैं कि हम पानी को स्टोर कर सकें। और लेकिन ऊपर से ये हुआ कि अभी आप ये देख रहे हैं ना कि गिलगित बल्तिस्तान में और केपी में जो सारी सूरत हाल हुई, और अभी ये पानी सारे का सारा अगर जब सिंध में जाएगा, सिंध में वहाँ पर कुछ जो मुफाद परस्त लोग कह लें या खलफशार फैलाने वाले वो जो डैम्स के हवाले से जो एक प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन क्या वहाँ पर सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है, केपी के अंदर क्या सूरत हाल है, और इसी तरह अगर आप बलूचिस्तान के अंदर देखें तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है। और पूरे का पूरा जो आबी वसाइल के समझ लें कि जो बहाव का और उसको स्टोर करने का जो भी निज़ाम है वो सारे का सारा तलपट हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि हमारे यहाँ पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं है, और ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ जो अच्छे कामों का तसलसल है वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और जो सियासी मुफाद परस्त या दूसरे लोग हैं उनका जो आपस में नेक्सस है ना, वो करप्शन की जो एक पॉलिसी है उसका तसलसल हमें मुस्तकिल नज़र आता है और बरस से और दहाइयों से हमें नज़र आता है। अभी हमें ये जो मुफाद परस्त अनासिर जो हैं और जिनको एक पॉलिटिकल एलीट की सरपरस्ती हासिल होती है, और दूसरा जो इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है, अब आप जो सूबों के सरबराहान की बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, अगर ये सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएं तो आपको लगता है कि हालात बेहतर हो सकते हैं? दो चीजें हैं, एक हमारे पास है वाटर स्टोरेज का सिस्टम हमने बेहतर करना है, एक हमने क्लाइमेट रेजिस्टेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाना है। क्या ये बहुत मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तो मैंने कहा हम इन दोनों चीजों में काम कर सकते हैं और हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है। और अभी देखें, अभी ये बात कर रहे थे, हमारे भाई बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है सिंध में भी लोगों के जो जेन्युइन इशू है उस इशू को समझने की जरूरत है। पंजाब में MLA पंजाब या पंजाब की मीडिया में वो उस चीज को समझा ही नहीं जाता कि सिंध का डेल्टा जो है वो उसके क्या असरात है, कितना श्रिंक हुआ है, और ठट्टा में, बदीन में और सजावल में ये 3 डिस्ट्रिक्ट कितने ज्यादा मुतासर हो चुके हैं। तो 20 लाख एकड़ जमीन वहाँ पे समंदर की जो समुद्री पानी उसको जो मुतासिर कर रहा है, मैंग्रोव वहाँ पे बहुत कम हुए हैं। पला मछली की जो मैं उस दिन फिगर्स देख रहा था, 1974 में 9000 टन उसकी यानी शिकार होता पकड़ा, और अब उसकी 300 टन रह गई। कहाँ 9000 टन का 300 टन, हजारों माहीगीर, लाखों माहीगीर घराने उनसे वाबस्ता हैं। वो बहुत बड़े वहाँ पे एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। हम जिसे समझते हैं कि पानी जाके जाया हो रहा है, वो पानी जाया होना नहीं है। वो पानी जिस तरह अभी इसी प्रोग्राम में बात की गई थी, 10 से 12 मिलियन एकड़ फुट पानी अगर नहीं जाएगा, समंदर में जाके नहीं गिरेगा ये दरियाई पानी, तो वो फिर सिंध के जो अजला मजीद उनके तबाही करेगी। तो वो हम लोग यहाँ पे हमें लोगों को समझना चाहिए कि जेन्युइन इशू भी है। ऐसे खाम खा कोई पागल नहीं हो गए लोग वहाँ पे मुखालफत कर रहे थे, या खाम खा कोई सियासत नहीं है। ऐसा नहीं कि उनकी हुबल वतनी में कोई शक हो। हमें लोगों के मसाइल समझने चाहिए, हमें डैम बनाने चाहिए। मतलब मेरा ये सवाल है कि भाषा में हमने इतनी देर क्यों कर दी? हमें पता है 20 साल से 25 साल से काला बाग तो नहीं बन पा रहा, भाषा में इतना डिले क्यों कर दिया? अगर ये जरा मुशर्रफ के दौर में जब फंड्स भी थे, बाहर से बड़ी सपोर्ट थी, भाषा शुरू हो जाता अब तक बन जाता। हमें जो अपस्ट्रीम जो जिस तरह मैंने भी भाषा की बात की, अब जिस तरह मोहम्मद है वो बड़ा लेट शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक वो भी मुकम्मल होने, हालांकि 2025 में उससे कंप्लीट होने की डेट है। तो हमें ये चीजें करनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, जो हमें ऑफलाइन स्टोरेज बैराजेस के साथ वो बड़ी जरूरी है, वो भी हमें काम करना, काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। डॉक्टर आसिफ साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि खुश्क साल है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पानी इतना ज़ाया हो रहा है। हमें करना क्या है? कौन सी ऐसे इकदामात हैं, कौन सी इस्लाहात हैं जो हुकूमत को करने की ज़रूरत है, और कौन सी ऐसी अवेयरनेस है जो आवाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है? देखिए जवेरिया, सबसे पहले जिस तरह अभी डिस्कशन चल रही थी, देयर आर मेनी मतलब बड़े हैं कि जिससे मतलब है हम कर सकते हैं टेक्निकली, लेकिन पहले हम किसी एक चीज पे एग्री तो होना। जिस तरह हमने कहा कि बहुत सी चीजें सियासत की नजर हो जाती है,
सियासतदान, एक्सपर्ट्स, अभी तो हम इस बात पे क्लियर नहीं है कि क्या हमें डैम बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए इस स्टेज में। हालांकि हमने डैम बनाए कितने पूरे मुल्क में, टोटल तो दो डैम बनाए। इसके अलावा हमारे पास कोई 150 के करीब छोटे छोटे कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स हैं। डैम की हमें किस लिए जरूरत है? क्योंकि ताकि हमारा पानी भी कंजर्व हो, हमारे पास 1 महीने की स्टोरेज है, हमारे फ्लड भी कंट्रोल हो और हमारी इलेक्ट्रिसिटी की एज ए क्लाइमेट एक्सपर्ट आप किस तरह देखते हैं डैम्स बनाने कितने जरूरी हैं? देखिए, डैम्स बनाए मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी है अपने लोकल सिनेरियो को देखते हुए। हाँ, नुकसानात लार्ज डैम्स के बहुत ज्यादा हैं। लार्ज डैम्स पे कमीशन बने हुए हैं, आपके इन्वायरमेंटल फ्लोज डिस्टर्ब होते हैं, बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होती है, सिंध का डेल्टा डिस्टर्ब होगा जिस तरह भी लोगों पे है, और वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। लेकिन हमने देखना ये है, कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करते हैं, उसके कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसानात होते हैं। हमने ये देखना होता है कि इसके फायदे ज्यादा हैं या नुकसानात कम हैं। अगर फायदे ज्यादा है, वी शुड गो फॉर दैट। हमने पूरे मुल्क का देखना है इस लिहाज से, तो ये हमें डेफिनेटली करना पड़ेगा। और इसके अलावा जितनी मतलब है, आपने सवाल पूछा कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इन अ ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ जाना पड़ेगा, हमें रिचार्ज वेल्स की तरफ जाना पड़ेगा, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना पड़ेगा, हमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। देखिए, हम जिस मैं कह रहा हूँ अभी हम उस प्रकार नहीं पहुंचे कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंचे। बिल्कुल ऐसे ही जो स्टडीज शो करती है, यानी अभी भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, अभी भी हमारे पास रास्ते हैं कि अगर अभी भी हम समझ जाएंगे और इस क्लाइमेट चेंज को संजीदगी से ले लेंगे तो आने वाले सालों में हम इसके जो वर्स्ट असरात हैं उससे बच सकते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। संजीदगी की हम बात कर रहे थे तो पंजाब हुकूमत भी आवाम से शिकवा कुना है। वो कह रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल पंजाब में बरकरार है, दरियाओं में तुगयानी है, लेकिन अवाम इसको सीरियस नहीं ले रहे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब के दरियाओं में तुगयानी की सूरत हाल बरकरार है। अज़मा बुखारी ये कह रही हैं कि जो सैलाबी सूरत हाल है या कुदरती आफत है, इस पर किसी का बस या जोर नहीं चलता, लेकिन अवाम हुकूमत का साथ नहीं दे रही है। आदिल साहब, हम हुकूमत पे तो इल्ज़ाम लगाते ही हैं कि हुकूमत ने ये नहीं किया, लेकिन अज़मा बुखारी अपील कर रही हैं आवाम से कि इंतज़ामिया के साथ ताउन करें आवाम, और वो एरिया जो खाली कराए थे लोग, जहाँ वहाँ पे बारिशें जैसे ही ख़त्म होती हैं तो लोग वापस आ रहे हैं, तो क्या आप इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आवाम को भी कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, मैसेज से पहले एक थोड़ी सी बात जो अभी पहले हो रही थी उस पर मैं कमेंट करना चाहूँगा। यहाँ पे जनाब, जब ये 3 दरियाओं में पानी आता है तो सोशल मीडिया और इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बात हुई कि आज अगर कालाबाग डैम होता तो ये सूरत हाल ना होती। कालाबाग जो बनना है वो दरिया सिंध पे बनना है। दरिया सिंध इन 5 दरियाओं को हाइट पाइलट के बाद चाचड़ा शरीफ का मुकाम है 35 किलोमीटर आगे ज्वाइन करता है। तो पूरे पंजाब से 3 जो दरिया गुजर के जा रहे हैं, इसका उस कालाबाग डैम होता ना होता कोई फर्क नहीं पड़ना था। ये एक टेक्निकल डिबेट है, हर बंदा इसको जो है बातचीत कर रहा है। अब इसका हल सिर्फ एक है, छोटा सा जो सजेस्ट करूंगा कि कोई आप अगर अपनी क्रिकेट टीम के लिए इंटरनेशनल कोचेस बुला सकते हैं तो 4 एक्सपर्ट दुनिया के 4 रीजन से, अमेरिका से, यूरोप से, चाइना से, रशिया से बुला रहे उनको कि यार आप लोग बता देंगे हमारा पानी है, ये वाटर लेवल है, यहाँ सीजनल पानी आता है, यहाँ पूरा साल पानी होता है, तो हमें बता दें हमने क्या करना है। तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के मन उसका कबूल कर ले, मामला खत्म हो जाएगा। बाकी आप मुझे बात ही देखें, लोगों का अमलाक है, उनकी जान माल, उनकी पूरी जमा पूंजी, उनके घर है, जब वहाँ पे पानी आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तबाह हो रहा है, बिलाशुबा हर कोई कोशिश में है, थ्रेट्स है, लेकिन उसको अपने जान माल की फिक्र है। उसको पता है कि अभी वो कैंप में जाएगा, हुकूमत 4 दिन वहाँ पे खाना पीना भी दे देगी, कुछ चंद हज़ार रुपए की इमदाद भी हो जाएगी, लेकिन अगर घर डूब गया, जो वहाँ पे उनका माल वैसी सारी चीजें हैं जो पूरे साल के दाने पड़े हुए हैं, अगर वो पानी में डूब गए तो कैसे उसको मतलब मैनेज करेंगे? तो पूरे साल का उसके लिए डिजास्टर है, पूरी क्रॉप उनकी तबाह होकर रह गई हैं। तो रिहेबिलिटेशन सारे के सारे मामले तो उन्होंने खुद देखने हैं, क्योंकि माजी में पहली बार नहीं है, 2010 में सैलाब आ चुका है, 2022 में सिंध में सैलाब आया, 2014 में पंजाब के इलाकों में सैलाब आया था। तो एक लोगों के अंदर ये डर भी है, लेकिन फिर भी मेरा मैसेज यही है कि आपकी जान बहुत अहम है, ये सारी चीजें अल्लाह करेगा दोबारा आपके लिए बन सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल है। इस वक्त जो जान है वो बहुत अहम है, जान है तो जहान है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी भी करेंगे। मुनीर अहमद साहब, करना क्या है अर्बन प्लानिंग और वाटर मैनेजमेंट के लिए? क्या अहम इस्लाहात हैं, इकदाम हैं जो की ज़रूरत है? देखें, अब हमें 3-4 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसे मैंने पहले कहा था कि जो हमें ख़तरात दरपेश हो सकते हैं उनकी कम अज़ कम हमें एडवांस में मालूम हो कि कौन कौन से हॉटस्पॉट्स हैं और वहाँ पर क्या क्या मसाइल हमें दरपेश हो सकते हैं, और उसके मुताबिक फिर जो हिफाजती तदबीर हैं, जैसे पानी के बहाव के रास्ते हैं, पानी ने तो जाहिर है कि बहना है, आप उनके रास्ते के अंदर अगर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना देंगे, इंक्रोचमेंट्स कर देंगे और इलीगल स्ट्रक्चर्स खड़े कर देंगे, तो जाहिर है पानी ने चाहे वो 10 साल के बाद बहे या 20 साल के बाद बहे,
उसने वो बहना है। आपको जो सबसे पहले जो इंक्रोचमेंट्स हैं इनको देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि जो वहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बन गई हैं, या कैचमेंट एरियाज के अंदर जो बड़े बड़े होटल्स और चीजें बन गई हैं, उसको आप हमें कैसे सख्त एक्शन उठाने हटाएंगे, की एक तो। जरूरत है, और दूसरा वरना ये मामला इसी तरह ही रहेगा। हक़वानी साहब, अभी भी हम सियासी बयानात पे वक्त ज़ाया करते रहेंगे, क्या अब हम सीखेंगे इस सूरत हाल से और मुस्तकबिल के लिए कोई प्लानिंग करेंगे हम? देखिए, अब तो मेरे ख्याल अमल का वक्त ही है, और ये ऐसा वक्त है कि इस पे जो भी करती जाए मेरे ख्याल पूरी कौम साथ खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वजह ये है कि हर एक को अंदाजा हो गया कि इसके अंदर तबाहकुन है, और यही पता लग रहा है कि कोई भी शहर महफूज नहीं है, हर जगह पे खतरा मौजूद है। केपी से लेके पंजाब और पंजाब से साउथ पंजाब और सिंध में हर जगह खतरात मौजूद है। लोगों को अंदाजा हो रहा है कि क्या है। तो इस वक्त मेरे ख्याल अमल का वक्त है, और जिस तरह ये सब बातें की, अच्छा सिर्फ देखिए, सिर्फ सोसाइटियां नहीं बनी हुई, और ये जो सोसाइटियां तो शहरों में बनी है ना, ये जो दरिया का ये जो बेट का इलाका है और सारा जिसे हम सराइकी में कहते हैं, तो वहाँ पे बेशुमार मतलब गाँव आबाद है, गाँव की गाँव, लाखों लोग आबादियां आबाद हैं, बहुत सारे लोग ये सारी सिचुएशन को देखने की जरूरत है। डॉक्टर आसिफ साहब, आप इसको किस तरह से कंक्लूड करेंगे? जिस तरह से बात की आदिल साहब ने कि हमें बाहर से एक्सपर्ट्स लाने की भी ज़रूरत है, वो जो भी गए उस पर मनोन अमल करने की ज़रूरत है। क्या पाकिस्तान में ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, या बाहर से लोग आएँ और वो बताएं कि क्या करना है और फिर उनकी हेल्प से हम चीज़ों को सॉर्ट आउट करें? देखिए, अभी बड़ा हाई टाइम है, वन डायरेक्ट सोल्यूशन है, एडेप्टेशन एडेप्टेशन, दैट्स इट। और दूसरी बात, एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, पॉलिटिकल विल रिक्वायर्ड है, और एक्सपर्ट्स को भी इकट्ठे बैठना चाहिए ताकि हम एक कॉमन सोल्यूशन की तरफ जा सकें, रादर देन कि चीजों को फैला दें। और हम इसी तरह जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी स्टार्ट में, क्योटो प्रोटोकॉल यूएस ने साइन नहीं किया, आज इसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। तो ऐसा ना हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाएं। इससे पहले सॉल्यूशंस आर इन आवर हैंड, वी नीड टू इंप्लीमेंट दोस and need to develop a consensus on that। आज की डिस्कशन से कंक्लूड यही होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास थिंक टैंक्स भी मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। सिर्फ मसला ये कि जो भी हमने प्लान बनाना है उसको हमने एग्जीक्यूट भी करना है, ताकि हम क्लाइमेट चेंज के इस असरात से फ्यूचर में बच सकें। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।